Welcome once again to the channel of my Desi Master with the class of physics। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एक्सीलरेशन का और इक्वेशन ऑफ मोशंस का। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है ना मेरे दोस्तों कि एंट्रेंस में इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। आज मैं वो न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा जो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में बनता है, 11th एंट्रेंस में बनता है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एक्सीलरेशन कि व्हाट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का वैसे नाम तो आप लोगों ने सुना होगा कि साहब जब हम कोई गाड़ी चलाते हैं जैसे खासतौर से मोटरसाइकिल, तो उसमें एक आइटम होता है एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर मीन्स किसी चीज को तेज करना, ठीक है, एक्सीलरेशन। कार में भी एक्सीलरेटर होता है। जैसे ही आप एक्सीलरेटर पे पैर रखते हैं तो उसकी स्पीड एकदम से गेन होने लगती है। तो इसी को हमें आज समझना है कि व्हाट इज एक्सीलरेशन। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एक्सीलरेशन एंड द डेफिनेशन ऑफ द एक्सीलरेशन इज हियर। यस, तो इसकी जो डेफिनेशन है ना बच्चों, वो आपने किताबों में क्लासेस में हर जगह पढ़ी होगी। रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यानी वेलोसिटी का रेट चेंज होने का किसके साथ? टाइम के साथ। लेट्स सी, मान लीजिए कोई बॉडी है ए पर, कोई भी बॉडी है, कार है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, जिसकी स्पीड ए पॉइंट पर u मीटर पर सेकंड है। सपोज, मतलब मैंने एग्जांपल बतौर ले लिए है कि इसकी स्पीड जो है वो u मीटर पर सेकंड है। आफ्टर कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस इट्स रीच एट पॉइंट बी and the velocity of a body या of a car at point B is v मीटर पर सेकेंड। ठीक, और इस डिस्टेंस को s को कवर करने में, यानी a से b तक को कवर करने में या इस वेलोसिटी को चेंज होने में उसने जो टाइम लिया वो लिया t। यानी वेलोसिटी को चेंज होने में उसने जो टाइम लिया वो लिया v। तो अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है कि what is the acceleration of this body moving from A point to B। तो acceleration मैथमेटिकली लिखा जाता है acceleration equals to change in velocity upon time taken for change। टाइम टेकन फॉर चेंज, यानी वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ है और उसको हम डिवाइड करते हैं उस टाइम से जो टाइम चेंज होने में लगा है। तो वेलोसिटी स्टार्टिंग में u था और लास्ट में v, तो यहां पर आएगा v यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन इस चेंज होने में कितना टाइम लगा है t। तो a बराबर v माइनस u अपॉन t इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। यानी किसी भी बॉडी का एक्सीलरेशन निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग फॉर द चेंज, यानी जितना टाइम लिया गया है उस चेंज के लिए। तो इस फॉर्मूले से हम एक्सीलरेशन निकालते हैं। अब बात आती है इसकी एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट ऊपर v और u दोनों ही मतलब वेलोसिटीज है, चाहे एक इनिशियल है एक फाइनल है। तो ऊपर की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड अपॉन, याद रखना कोई भी यूनिट कैलकुलेट की जा सकती है, रटने की जरूरत नहीं है। और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड अपॉन s अपॉन 1 कर सकते हैं, क्योंकि ये टर्म a अपॉन बी और ये c 1 इसके नीचे खाली है, तो c अपॉन 1 कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा m अपॉन s इंटू 1 अपॉन s। तो लौट क्या आ गया m अपॉन s स्क्वायर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ms माइनस 2। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन इज v माइनस u अपॉन t। The SI unit of acceleration is meter per second square
And third point is that acceleration is a vector quantity. It is total depend on the direction. ये दो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं बच्चों एक्सीलरेशन से रिगार्डिंग, इनको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इफ द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि कोई बॉडी ए पर है जिसकी वेलोसिटी यू है ए पर, ठीक है, पॉइंट ए है, वह बॉडी की वेलोसिटी यू है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है बी तक या आगे तक, और इसकी वेलोसिटी बी होती है बी पॉइंट पर। तो कहा यह जाता है कि इफ द मोशन इज इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी बॉडी जो मूव कर रही है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो जो एक्सीलरेशन है, ये देखिए शॉर्ट में मैंने एक्सीलरेशन लिखा है, जो एक्सीलरेशन है उसका जो डायरेक्शन होगा वो वही डायरेक्शन होगा जो वेलोसिटी का होगा। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, क्योंकि बॉडी इस साइड मूव कर रही है, तो आप कह सकते हैं कि ये बॉडी जो एक्सीलरेट कर रही है या बॉडी जो एक्सीलरेशन में है उसका भी डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, इफ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी मान लीजिए ए पॉइंट पर, ऐसे समझिए उसकी वेलोसिटी यू है, यू मीटर पर सेकेंड, तो आफ्टर सम टाइम एट पॉइंट बी इसकी वेलोसिटी यू रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो इस केस में एक्सीलरेशन जीरो होगा। कैसे? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं, v माइनस यू अपॉन टी है, ठीक है। v यहां पर कितना है, u, और u यहां पर कितना है, u अपॉन टी इक्वल्स टू a इक्वल्स टू जीरो। यानी अगर स्ट्रेट लाइन पर मोशन है तो एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो वही होगा बच्चों जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है। क्लियर? और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका एक्सीलरेशन जीरो होता है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही सेम होती है। अब यह है, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। उसको देखिए, समझाता हूं। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखा हुआ है सामने और आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं देखिए, इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी यहां से स्ट्रेट करता हूं ए पॉइंट से, कोई बॉडी है ये ए से बी तक गई, वेलोसिटी इसकी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड है, टाइम लिया 2 सेकेंड। इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स। अब मान लो बी से सी तक गया, टाइम लगा 2 सेकेंड, लेकिन अब वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इंक्रीज करी और 2 मीटर पर सेकेंड के ही उसमें अमाउंट इंक्रीज हुआ है उतने टाइम में। अब सी से फिर डी पे गई, टाइम वही लगा 2 सेकेंड, ठीक है बच्चों, और अब इसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स। देखिए, पहले 2 मीटर पर सेकेंड थी बी तक, टाइम 2 सेकेंड ही लगा। बी से सी तक जाने में अब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, यानी जो इंक्रीजेस अमाउंट है वो 2 मीटर पर सेकेंड का है। सी से डी तक जाने में भी जो इंक्रीज अमाउंट है वो 2 मीटर पर सेकेंड का है। तो बाय इक्वल अमाउंट्स, तो आप कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट से इंक्रीज कर रही है स्ट्रेट लाइन पर, और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और हर इंक्रीज करने में जो वो टाइम कंज्यूम कर रही है वो हर गैप का 2 सेकेंड है। यानी यहां पर 2 सेकेंड था, यहां पर 4 सेकेंड हो गया, यहां पर 6 सेकेंड हो गया। तो जो टाइम इंटरवल है वो हर गैप के लिए 2 सेकेंड है, यानी हर 2 सेकेंड में वो 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से इंक्रीज कर रही है। तो यही है हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, कि अगर वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से इंक्रीज करता है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इस तरीके के एक्सीलरेशन को हम कहते हैं
यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट। यानी इसी चीज को, ये जो इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को यहां पर एक वर्ड से उसने डिफाइन कर दिया है, यूनिफॉर्म रेट। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या चीज इंक्रीज करनी चाहिए? वेलोसिटी। इसको यूनिफॉर्म रेट भी कह सकते हैं। अगर इस तरीके से कहीं पर लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल में आप ऐसे समझिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का, कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का पहला एग्जाम्पल कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी किसी बॉडी को फ्रीली छोड़ दिया हो तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है इक्वल अमाउंट्स में और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है पहला। समझ लीजिएगा कि कहीं पर अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात आ रही है तो आप समझ जाएंगे कि यहां पर कौन सा एक्सीलरेशन होगा? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। दूसरा, अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पर ऐसे कोई इंक्लाइंड प्लेन है, यहां पर एक बाईसाइकिल वाले को साइकिल को छोड़ दो विदाउट पैडलिंग, यानी आपको पैडलिंग नहीं करनी है, यहां पर बस साइकिल को लाके ऊपर से छोड़ दो, तो यहां पर जो वेलोसिटी इंक्रीज होगी वो इक्वल अमाउंट्स में होगी और उसका जो टाइम इंटरवल होगा वो भी इक्वल होगा, यानी मैं कह सकता हूं यूनिफॉर्म रेट से होगी। तो अगर इंक्लाइंड प्लेन पे कोई भी बाईसाइकिल वाला विदाउट पैडलिंग नीचे की तरफ आता है तो उसका जो मोशन होगा वो भी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होगा। इसी में एक और है, अगर यहां से कोई पत्थर छोड़ दो, कोई भी स्टोन छोड़ दो, तो ये स्टोन भी कैसा होगा? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होगा। अगर इंक्लाइंड प्लेन पे विदाउट पैडलिंग साइकिल छोड़ दी जाए, कोई पत्थर छोड़ दिया जाए, यानी इंक्लाइंड प्लेन पे जहां पर फोर्स न लगाया जाए अलग से कोई भी, तो अगर यहां पे इस तरीके की कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है तो वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होता है। या कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी यानी ऊपर से गिरी हुई बॉडी होगी तो वहां पर भी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होगा। तो उम्मीद करता हूं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, इसी से दूसरा टॉपिक जुड़ा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। देखें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कुछ नहीं है बच्चों, इसमें वहां पर यूनिफॉर्म रेट था, यहां पर नॉन यूनिफॉर्म रेट होगा। मतलब जो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी वो अनइक्वल अमाउंट से करेगी, इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या होता है, कैसे होता है? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कभी अपने पापा के साथ स्कूटर पर बैठ के गए हो शहर में जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है? बताओ, गए? अच्छा, वहां पर पापा को देखा है? वहां पर जब गाड़ी चलाते हैं तो कभी ब्रेक लगते हैं, कभी स्पीड कम होती है, कभी ज्यादा होती है, देखा है ना? उसी को बोलते हैं अनइक्वल अमाउंट्स, यानी वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स, यानी कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। और टाइम जो होता है वो तो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मान लो ए पर था, ए से बी तक गया, 1 सेकेंड का टाइम लगा, जो स्पीड इंक्रीज हुई वो 2 मीटर पर सेकेंड। बी से सी तक यहां पर 2 सेकेंड का टाइम हो गया, तो इंटरवल 1 सेकेंड का ही हुआ भाई। ए से बी तक जो टाइम इंटरवल है वो 1 सेकेंड, बी से सी तक टाइम हो गया 2 सेकेंड, तो इंटरवल हुआ 1 सेकेंड का, और यहां पर 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब मान लो सी से डी तक गई तो यहां 3 सेकेंड हो गया, टाइम इंटरवल वही 1 सेकेंड का, और अब जो वेलोसिटी है वो मान लो फिर 3 मीटर पर सेकेंड हो गई या 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो पहले 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड, अगले 1 सेकेंड में 5 हो गई, यानी 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ी। सी से डी तक जाने में 1 सेकेंड और स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ी। तो वेलोसिटी इंक्रीज बाय अनइक्वल अमाउंट्स, यानी जो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी वो अनइक्वल अमाउंट से करेगी, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इस तरीके के मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ये यूनिफॉर्म होता तो हर जगह, अगर शुरुआत में 2 मीटर पर सेकेंड है पहले से,
तो अगले में भी 2 मीटर पर सेकेंड से ही बढ़ती और अगले में भी 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ही बढ़ती। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो हम अक्सर देखते हैं क्राउडेड जगह पे, हमारे पापा भैया या हम खुद स्कूटी लेके जा रहे हैं, तो वहां पर जो इस वेलोसिटी होती है वो अनइक्वल अमाउंट से बढ़ती है। और जबकि अगर हम एक्सिलरेटेड मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन की, तो वहां पर वेलोसिटी इंक्रीज जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ मतलब जो अमाउंट है वेलोसिटी का वो इक्वल अमाउंट होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नाउ द एक्सिलरेशन इज कंप्लीट। क्या एक्सिलरेशन में हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बोर्ड लिया। अब बात आती है इक्वेशन ऑफ मोशन की। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों ना, 11th एंट्रेंस में इससे क्वेश्चन बनना लाजमी है। आप लिख लीजिए, लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन आए थे। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा यहां से इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि 3 है। देखिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले मैं एक चीज बताना भूल गया यार आप लोगों को ना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो भी, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन रिटार्डेशन कुछ नहीं है, घबराओ मत। इसको डिसेलरेशन भी बोलते हैं। एक्सीलरेशन में वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करेगी। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो हम कह सकते हैं बॉडी इज इन रिटार्डेशन। क्लियर? देखिए मैं 2 वर्ड लिख रहा हूं, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन में बच्चों ना 2 वेलोसिटीज होती हैं हमारे पास। एक होती है u यानी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम कह सकते हैं जो शुरुआत की वेलोसिटी होती है, उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। और एक होती है हमारे पास v, जिसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u जो शुरुआत की वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी मतलब v यानी जो बाद की वेलोसिटी है, आखिर की वेलोसिटी है। एक्सीलरेशन में हमेशा u और v में v बड़ा होगा। एक्सीलरेशन में u और v में हमेशा v बड़ा होगा, यानी जो आगे की वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है, वो हमेशा बड़ी होगी, तभी तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। जबकि रिटार्डेशन में बच्चों u और v में हमेशा u बड़ा होगा, यानी जिस वक्त वेलोसिटी स्टार्ट हुई होगी वो वेलोसिटी हमेशा बड़ी होती है, और जहां पे बॉडी स्टॉप करती है या जहां पर आगे की वेलोसिटी की बात करते हैं वो वेलोसिटी कम होती है, तभी उसमें रिटार्डेशन पाया जाता है। यानी मैंने किसी बॉल में किक मारी, तो किक मारते वक्त उसकी वेलोसिटी हाई होती है, जबकि आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स, यानी कुछ डिस्टेंस को कवर करके वो स्टॉप्स हो जाती है। तो अगर मान लो मैंने बॉल में जो किक मारी वो 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मारी, और आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस इट स्टॉप्स, तो यहां पर वेलोसिटी तो 0 मीटर पर सेकेंड हो गई ना। तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन 0। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा है तो बॉडी रिटार्डेशन में है, और अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है तो बॉडी एक्सीलरेशन में है। ये क्लियर करना बहुत जरूरी था। और इस एक्सीलरेशन को यानी रिटार्डेशन को, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम हमेशा निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। निगेटिव साइन रिप्रेजेंट इट इज रिटार्डेशन। याद रखना, घबराना मत मेरे बच्चों, क्योंकि इस रिटार्डेशन से ना एक एंट्रेंस में सवाल आता है ये वाला कि बॉल को ऊपर फेंका गया, बॉल नीचे आई। इस टॉपिक से सवाल 90% बनता है, और वो रिटार्डेशन के ऊपर और एक्सीलरेशन दोनों उसमें मिक्सअप होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद मैं उन्हीं को समझाऊंगा, और उसको अगर आपके समझ में आ गया, अगर आपने मेरी वीडियो देख ली उसको ना, और आपकी समझ में आ गया दोस्त ना, तो 1 से 2 नंबर आपका एंट्रेंस में पक्का है फिजिक्स में, गारंटी से लिख लेना मेरी बात को। देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन
तो बच्चों एक बात सबसे पहले नोट कर लो कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो 3 है ना, वो वैलिड है यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन के लिए। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन में है तभी वो तीनों इक्वेशंस काम करेंगी, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन के लिए वो काम नहीं करती। याद रख लेना, इस पे भी सवाल बन सकता है। पहला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए बच्चों, कुछ नहीं करना है इसमें। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सिलरेशन की डेफिनेशन पता है ना, क्या लिखते हैं? ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। सही, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, तो वी बराबर यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से हमें पता चलता है कि किसी बॉडी में टी टाइम में, किसी बॉडी ने टी टाइम में, यानी कोई बॉडी स्टार्ट हुई, उसका मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट होने के बाद टी टाइम के बाद वो कितनी वेलोसिटी वो बॉडी एक्वायर्ड करेगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ये बताता है कि आफ्टर टाइम टी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी स्टार्ट होने के टी टाइम के बाद v यानी उस बॉडी की वेलोसिटी टी टाइम के बाद कितनी होगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें ये बताता है। तो इसमें v बराबर u प्लस ए टी। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों? अच्छा, यहां पर डेरिवेशन तो है नहीं, देखिए, तो इसका फॉर्मूला होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम t। s is the distance covered by the body in time t. At that time the acceleration of the body is a and the initial velocity of the body is u. Clear? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इस इक्वेशन से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, डिस्टेंस इन टाइम t, where u is the initial velocity and a is the acceleration of the body, यानी यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन ऑफ द बॉडी। क्लियर? तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन है, ये सेकेंड है। v is the final velocity, u is the initial velocity, 2 is the number, a is the acceleration of the body, s is the distance covered by the body. It gives the, यानी ये देता है हमें कि बॉडी ने v वेलोसिटी एक्वायर्ड करी डिस्टेंस s कवर करने में। देखिए, पहली जो इक्वेशन थी वो थी आपकी v बराबर u प्लस ए टी, पहली इक्वेशन। इस इक्वेशन से t टाइम में जो बॉडी एक्वायर्ड कर रही है वेलोसिटी वो v है। सेकेंड इक्वेशन में t टाइम में जो डिस्टेंस कवर्ड कर रही है बॉडी वो s है, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में s डिस्टेंस कवर करने पर जो वेलोसिटी एक्वायर्ड कर रही है बॉडी वो v है। तो ये तीनों इक्वेशंस हैं। इन्हीं तीनों इक्वेशन से एंट्रेंस 11th में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। लास्ट ईयर भी तकरीबन 2 क्वेश्चन बने थे और हर साल बनते हैं। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है ना समझाने का, वो ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मैं बता रहा हूं, नोट कर लेना। हो सकता है क्योंकि मैं अभी नया टीचर हूं तो आप लोग मुझे कम वॉच कर रहे हो, लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम इस टॉपिक को जरूर देख लेना कि एक बॉल को थ्रोन किया जाता है और आफ्टर सम टाइम नीचे आता है। इस पे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो
बहुत अच्छे होते हैं और आते हैं एग्जाम में। और इन सवालों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझने की देरी है। तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं कि बॉल जब ऊपर जाएगी और नीचे आएगी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। बॉल जब ऊपर फेंकते हैं और नीचे आती है तो आपसे एंट्रेंस में निकलवाया जाता है कि साहब वो कितने टाइम में ऊपर पहुंची, कितनी हाइट पर पहुंची, नीचे आएगी तो टोटल टाइम कितना कवर होगा जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। ये सारे क्वेश्चंस आपके, ठीक है। तो मैंने लिखा व्हाट हैपेंस व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी अगर किसी बॉल को या किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाए तो उस वक्त क्या होगा। मान लीजिए कोई बॉल है यहां पर ग्राउंड पर, इसको समझ लेना बच्चों बहुत अच्छे से, क्लियर। और इसको ऊपर फेंका जाता है यहां, क्लियर, सही। और यहां से यहां तक पहुंचने में इसने h हाइट को कवर किया। बहुत अच्छे से समझ लेना इसको, कोशिश करूंगा मैं बहुत अच्छा समझाने की, जितना भी हो सकता है मुझसे। जिस वक्त इसको ऊपर फेंका गया दोस्त, उस वक्त इसकी वेलोसिटी u है। भाई u वेलोसिटी से फेंका जाएगा तभी तो ऊपर जाएगी ये, यानी इनिशियल वेलोसिटी इस केस में u है, जीरो नहीं है। और जब u वेलोसिटी से गया ऊपर की तरफ गया गया गया, आफ्टर सम टाइम्स वो नीचे की तरफ फिर आ जाता है। ऐसा तो है नहीं आपने कोई बॉल फेंका हो वो लौट के ही ना आए, लौट के आता है ना। तो इसका मतलब वो एक डिस्टेंस को कवर करता है ऊपर जाते वक्त और उसके बाद फिर नीचे आता है। नीचे आता क्यों है? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, यानी जो ग्रेविटी है अर्थ की वो उस बॉल को नीचे की तरफ खींचता है। और इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। u जब बॉल को थ्रोन करेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और जहां पर जाके बॉल वापस आएगी, यानी ये पॉइंट जो होगा ना बी पॉइंट, ये मैक्सिमम हाइट का होगा। याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मैक्सिमम हाइट का, यानी मैक्सिमम हाइट जहां तक गई है, यानी जहां से अब वो रिटर्न होना स्टार्ट करेगी वो मैक्सिमम हाइट है। और वो हाइट हमने h से शो करी है, और मैक्सिमम हाइट पे वो रिटर्न होना शो करेगी, मतलब यहां पर वेलोसिटी जीरो है। जब वेलोसिटी जीरो हो गई तभी तो वो वहां से वापस आएगी, यानी v इक्वल्स टू जीरो। एक चीज समझ में आई कि जब हम किसी बॉल को थ्रोन करेंगे अपवर्ड, तो जिस वक्त थ्रोन किया जाएगा उस वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम है। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस h विच इज द मैक्सिमम हाइट, यानी जिस मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच रीच करता है यानी v पर, वहां पर वेलोसिटी जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, क्लियर। और इस डिस्टेंस को कवर करने में उसने t टाइम लिया है, यानी a से b तक पहुंचने में t टाइम लिया है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। t कितना होगा, यानी a से b तक, यानी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में वो बॉडी कितना टाइम कवर्ड करेगी, वो हाइट क्या होगी। वेलोसिटी आपको बता दिया, मैक्सिमम या वो जीरो है मैक्सिमम हाइट पर, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। यानी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि आपसे मैक्सिमम हाइट निकलवाई जाएगी कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, कितना टाइम कंज्यूम करेगा मैक्सिमम हाइट रीच करने में, ठीक है। दूसरी ये दो चीज हो गई। उसके बाद तीसरी चीज यह है बच्चों, याद रखना, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी यहां पर रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन यहां पर है, यानी ये मैक्सिमम वेलोसिटी थी, यहां पर जीरो है, तो रिटार्डेशन है, डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। और ये जो एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है ना, ये ग्रेविटेशनल यानी अर्थ ग्रेविटी की वजह से। तो जो एक्सीलरेशन ऊपर जाते वक्त होगा ना, वो g के बराबर ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल है ना, अर्थ ग्रेविटी, वही तो खींच रही है, वही तो उसकी वेलोसिटी को रिड्यूस कर रही है। तो a बराबर g होगा, लेकिन क्योंकि ये रिटार्डेशन है तो यहां पर हम -g का इस्तेमाल करेंगे।
क्योंकि मोशन जो है बॉडी का वो अपवर्ड है, जबकि एक्सिलरेशन का जो डायरेक्शन है वो नीचे है, इसलिए जी का इस्तेमाल रिटार्डेशन की वजह से -g करेंगे। देखिए मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों लिखता हूं मैं और वो कैसे बदलेंगी वो बताता हूं। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस at आपने पढ़ा है, लेकिन इस केस में फाइनल वेलोसिटी v, ठीक है, इक्वल्स टू u है और a की जगह -g का इस्तेमाल होगा, यानी -gt, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। और भी अगर बदलाव करो तो v बराबर 0 है, u माइनस gt, यानी u बराबर gt हो गया। लेकिन हमें इसी से मतलब है, अभी इससे मतलब नहीं है, तो v इक्वल्स टू u माइनस gt। दूसरी इक्वेशन देखिए, s बराबर ut प्लस हाफ at² होता है। बोलो यार यही तो होता है। इसको कन्वर्ट करो इस केस के हिसाब से, तो s बदल जाएगा h में, यही तो डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है। इक्वल्स टू ut, a की जगह -g, तो ये प्लस माइनस माइनस हाफ gt²। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तीसरा इक्वेशन देखिए, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as होता है बच्चों, बोलो यार। तो v² इक्वल्स टू u², a की जगह -g, तो ये माइनस साइन में बदल जाएगा -2g, और s बदल जाएगा h में। कुछ आया समझ में? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अगर बॉल को थ्रोन किया जाता है तो ये तीनों इक्वेशन इस तरीके से बदल जाती हैं। अब देखिए, अब निकालेंगे हम मैक्सिमम हाइट और टाइम कितना लगेगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। देखिए मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय अ बॉडी इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, यानी किसी बॉल को ऐसे करके फेंका जाए तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी, ये हम निकालते हैं। देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे। हमारे पास होता है v² इक्वल्स टू u² माइनस 2gh। अभी बदला इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक, क्योंकि हाइट निकालनी है ना। इस केस में मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है, 0 का स्क्वायर, बोलो यार। इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है, माइनस 2gh, ये चले गई, इसको उठा के इधर ले आइए, तो 2gh इक्वल्स टू u², तो h बराबर u² अपॉन 2g। यानी समझ में ये आया कि अगर एंट्रेंस में सवाल आए कि किसी बॉल को ऊपर फेंका गया है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, यानी किसी बॉल को ऊपर फेंका गया है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तो मेरे दोस्त अगर वो हाइट निकलवाए ना तो उसका स्क्वायर करके 2 इंटू जी से डिवाइड मार दीजिए, आपका हाइट निकल आएगा कि वो कितनी हाइट तक पहुंचेगा। ये बेसिक फॉर्मूला, इस पे सवाल बहुत बनते हैं, अभी मैं कराऊंगा सवाल को, लेकिन उससे पहले इसको क्लियर करना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट कि टाइम कितना लेगा, देखिए टाइम फॉर अपवर्ड मूवमेंट, देखिए टाइम फॉर अपवर्ड मूवमेंट कितना टाइम है, t। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, v बराबर u माइनस gt, यही तो है बच्चों। v कितना है इस केस में, 0, बोला यार 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u माइनस gt, तो इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा gt इक्वल्स टू u, तो t बराबर u अपॉन g। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। यानी अगर टाइम ऊपर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम ले रहा है वो u अपॉन जी, और जो हाइट हमने निकाली अभी u² अपॉन 2g, दोनों चीज हमारी आ गई। तीसरी चीज
डाउनवर्ड आने में वो कितना टाइम लेगा, डाउनवर्ड आने में, तो वो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के केस में पढ़ते हैं। देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो चीजें आप याद रखिएगा। जो इस वक्त फाइनल वेलोसिटी है वो उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी होगी, नीचे आते वक्त। क्लियर? और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो इस वक्त इनिशियल वेलोसिटी है, ग्राउंड को जस्ट हिट करने से पहले, जस्ट जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हिट करते वक्त की वेलोसिटी होगी। यानी अगर किसी बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है तो जिस स्पीड से फेंका जा रहा है उसी स्पीड से वो ग्राउंड को हिट करेगी। याद रखना मेरी बात, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरी बात, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो जी आप बार बार निगेटिव ले रहे थे, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है और मोशन आपका ऊपर था, लेकिन अब तो मोशन नीचे की तरफ है और जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जो अर्थ ग्रेविटी है वो भी नीचे की तरफ है, तो एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव होगा। बोलो भैया, पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? जो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी होगी। तो याद रखना डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी v बराबर, अगर हम टाइम कैलकुलेट करें बच्चों, तो v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा, क्योंकि अब एक्सीलरेशन निगेटिव नहीं आएगा, नीचे की तरफ है, पॉजिटिव ही आएगा। और फाइनल वेलोसिटी ये है u, क्योंकि आप डाउनवर्ड में ले रहे हैं, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। फाइनल वेलोसिटी अब कितनी हो जाएगी, u इक्वल्स टू, और इनिशियल वेलोसिटी जो उस वक्त की फाइनल वेलोसिटी थी वो हो जाएगी, यानी 0 प्लस जी टी, तो t बराबर u अपॉन जी। और ये क्या हो गया देखना, t वही निकल आया, t u अपॉन जी दोबारा निकल आया, u अपॉन जी, लेकिन डाउनवर्ड में, ठीक है ना, u अपॉन जी, यानी जाते वक्त भी जो समय लग रहा है वो u अपॉन जी, और आते वक्त भी बॉल में जो समय लग रहा है वो, यानी जो टाइम लग रहा है वो कितना, u अपॉन जी। तो ऊपर जाने और आने में टोटल टाइम 2u अपॉन जी, डिस्टेंस तो सेम है ही। यानी इससे हमने 3-4 चीजें निकाली, और वो 3-4 चीजें कैसे हैं देखिए। अब मैं दोनों लेता हूं, अपवर्ड डायरेक्शन भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन भी। तो जो मैक्सिमम हाइट पहुंची है, यानी किसी बॉल को थ्रोन करने में, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, ऊपर तक पहुंचने में जो टाइम लगा u अपॉन जी, ऊपर से नीचे तक आने में जो टाइम लगा u अपॉन जी, टोटल टाइम ऊपर जाने और नीचे आने में जो लगा कैपिटल D इक्वल्स टू 2u अपॉन जी। क्लियर? ये 3 फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर ये समझ में आ गया ना तो 1 नंबर आपने तकरीबन अपना पुख्ता कर लिया दोस्त। मैंने बहुत कोशिश करी है इसको आपको समझाने की। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं, और न्यूमेरिकल मैं वो लूंगा जो लास्ट ईयर आया है। देखिए, देखो बच्चों, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। 2019-20 में पूछा गया सवाल है, ये एएमयू में। इसको आप कोशिश करो खुद करने की। मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन को आपको रीड करना है, ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। 4 ऑप्शन है, पहला 20 मीटर, 35 मीटर, 45 और 50। कहा गया है कि एक अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक चीज क्लियर हो गई कि ये जो केस है ये बॉल को ऊपर फेंकने का है, ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक और चीज क्लियर हो गई कि वेलोसिटी फेंकते वक्त यानी इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड है। आगे कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये ग्राउंड पे नहीं खड़ा है, ये एक कोई बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग, मान लो ये बिल्डिंग कोई बनी हुई है, इस बिल्डिंग पे से ये बॉल को ऊपर फेंका जाता है, सही है। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ये ग्राउंड है, ग्राउंड से और यहां तक की दूरी 25 कितना है
25 मीटर। ठीक है बच्चों, यानी जो बंदा है वो एक बिल्डिंग की छत पे खड़ा है और उस छत की और ग्राउंड की जो दूरी है वो 25 मीटर है। 25, ये अपने को क्लियर रखना है। उसके बाद कह रहा है हाउ हाई विल द बॉल राइज फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से बॉल ऊपर कितना जाएगा। ठीक, यानी ग्राउंड से बॉल कितना ऊपर जाएगा, जबकि ग्राउंड से और उस छत की दूरी 25 मीटर पहले दे रखी है। हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन का अभी केस पढ़ा था कि वर्टिकली अपवर्ड मोशन होता है तो जो मैक्सिमम हाइट पहुंचती है हमारी h बराबर u²/2g। यही तो पढ़ा था, अभी निकाला था कि मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचेगा, u²/2g। g सवाल में गिवन है। बोलो यार, नहीं आया समझ में? अरे वर्टिकली अपवर्ड मोशन में आपका जो हाइट का फॉर्मूला है वो u²/2g। अब बस इस सवाल में फर्क ये हो गया है कि वो बंदा ग्राउंड पे ना खड़ा होकर छत पे खड़ा है, बाकी सारी चीजें तो सेम है, और ग्राउंड से उस छत तक की दूरी पहले से दे रखी है, और सवाल में जो हाइट मांगी गई है राइज वो ग्राउंड से मांगा गया है। तो जो भी h ये निकलेगा, क्योंकि h तो यहां से काउंट होगा ना बच्चों, ये जो h निकलेगा उसमें आप ये 25 को जोड़ देना, तो सवाल में जो मांगा गया वो कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, क्लियर है ना? u कितना है हमारे पास 20, तो 20 का स्क्वायर बोलो 2 इंटू जी यानी 10, 400/20, 0 से 0 गया 20 मीटर, और 25 मीटर पहले से, तो टोटल राइज ग्राउंड से 45 मीटर हो गया बच्चों। बोलो, है सवाल आसान? ये 19-20 में पूछा गया, 1 नंबर का सवाल है, यानी सी इज द आंसर। टॉपिक मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन का। कल जो मैं वीडियो लेके आऊंगा उसमें एंट्रेंस में लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन इससे टॉपिक से और एक्सेलरेटेड मोशन से, इक्वेशन ऑफ मोशन से बने, एक एक करके सब सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का समझ में आएगा और आपके एंट्रेंस में बहुत फायदा देगा, बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे दोस्त, तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, और नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करें, कल मैं अपनी वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो थैंक्स वंस अगेन दोस्त, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।